हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला। दिस इज परमीत, योर इंग्लिश एजुकेटर। तो जैसा कि आप सबने देखा होगा कि हम लोग अपनी क्लास 9th की इंग्लिश कावेरी बुक की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड है। इट वॉज रिटन बाय सुधा मूर्ति। अब इस स्टोरी में क्या था, पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, देन हम सेकेंड पार्ट्स के टुवर्ड मूव करेंगे। तो इसमें हुआ क्या था कि एक सुधा मूर्ति है, उन्होंने अपने बचपन की कहानी बताई है। जब वो 12 ईयर ओल्ड थी तब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी इन नॉर्थ कर्नाटका। ओके, एंड एट दैट टाइम देयर वाज अ नॉवल व्हिच यूज्ड टू कम weekly. Okay, but there was not a good transport system, so they have to wait entire week for a single novel. Okay, the novel came episode by episode, right? For example, first week first episode, second week second episode, and so on. So in this case, grandmother used to eagerly wait for the novel's next episode, and then so on. She will discuss the that latest episode with her friends at the temple or any religious places. Now what happened that Sudha Murthy, when she was 12 years old, she had to visit to a village to attend a marriage, to attend a wedding. Okay, so she went there, and instead of 3 or 4 days, she spent about a week. Okay, so in returning, she returned after a week, but at that time when she came home, when she came with her grandmother, she saw that her grandmother was crying. So she was very she felt very sad for her that what happened. ओके, बट इसमें अभी क्या हुआ था, ग्रैंड मदर ने उनको स्टोरी अभी नहीं बताई है कि वो क्यों रो रही हैं, वो किस तरह से रो रही हैं। उन्होंने अपना सारा आके बताया कि ठीक है, मैं वो शादी से वापस आती है, ठीक है, वो क्या देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर बहुत सैड हैं, बहुत रो रही हैं। वो उनसे पूछती है कि आखिर आपको हुआ क्या, बट स्टिल वो नोट कर देती है और उसको अभी तक कुछ भी नहीं पता चलता है। ओके, तो अब हमें आगे देखना है कि उसके बाद स्टोरी में क्या होता है, राइट? तो अब यहाँ से हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा, दैट इज हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। अब सेकेंड पार्ट से पहले भी कुछ क्वेश्चंस थे, पहले हम उनको देखते हैं, उसके बाद हम अगली स्टोरी की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, कंप्लीट द कॉज एंड इफेक्ट टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अब इसमें आपको क्या करना है, कॉज मतलब जानते हो जिसकी वजह से कुछ हुआ हो, दैट इज द कॉज, एंड इफेक्ट कि जो उससे फर्क पड़ा हो, ठीक है, यानी कि किसी कोई काम हुआ और उसकी वजह से कोई सेकेंड थिंग हैपन हुई। तो जो पहले हुआ था दैट विल बी द कॉज, और उसका जो इफेक्ट पड़ा किसी चीज के ऊपर तो वो कहलाता है हमारा इफेक्ट। अब यहाँ पर आपको इफेक्ट गिवन है, द मॉर्निंग पेपर्स अराइव लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन वुड कम 1 day लेट। कि जो मॉर्निंग पेपर्स थे वो हर दिन आते थे, बट वो हमेशा लेट आते थे। जैसे कि अगर सुबह आना है तो वो दोपहर तक पहुंच रहा है, और जो वीकली मैगजीन है वो भी यूजुअली 1 day लेट आती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वीकली मैगजीन वेडनेसडे को आनी है देन इट यूज्ड टू कम ऑन थर्सडे, ठीक है। अब इसका कॉज क्या था, इसका रीजन क्या था, बिकॉज हमने ये पढ़ा था कि एट दैट टाइम इन दैट विलेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड, सो मैगजीन्स एंड नॉवेल्स यूज्ड टू कम लेट। तो इसका कॉज ये हो सकता है। नेक्स्ट इज द ग्रैंड मदर क्रिस्टक्का नेवर वेंट टू स्कूल। अब ग्रैंड मदर क्रिस्टक्का जो है वो कभी भी स्कूल नहीं गई। ओके, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि वो अपना जो नॉवल, जब उनकी सुधा मूर्ति हैं, जब वो शादी में गई थी तब वो नॉवल खुद से नहीं पढ़ पाई, उसका ये इफेक्ट हो गया। मतलब कि उन्होंने कभी स्कूल नहीं गई, उन्होंने कभी पढ़ना नहीं सीखा, तो जिसकी वजह से जब उनकी डॉटर, ग्रैंड डॉटर वहां जाती है शादी में, तब वो हेल्पलेस हो जाती हैं और वो अपना नॉवल, जो वीकली नॉवल आता है, उसको नहीं पढ़ पाती हैं, राइट? अब नेक्स्ट है इफेक्ट, She was deeply interested in the story and discussed it with her friends. अब हम किसी स्टोरी में डीपली इंटरेस्टेड कब होते हैं, या तो जब हम उस स्टोरी से रिलेट करते हैं, या फिर हम स्टोरी को डेली देखते हैं, यानी कि हमने उस स्टोरी को पार्ट बाय पार्ट देखा। ओके, सेम केस था ग्रैंड मदर के साथ, बिकॉज वो स्टोरी को स्टार्टिंग से पढ़ रही थी और उसको पार्ट बाय पार्ट सुन रही थी। ओके, और शायद वो उस स्टोरी के प्रोटैगोनिस्ट से खुद को रिलेट कर रही थी। प्रोटैगोनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर, यानी कि जो स्टोरी में मेन कैरेक्टर थी ओल्ड लेडी जिसको काशी जाना था, तो कहीं ना कहीं ग्रैंड मदर की भी एक इच्छा थी कि वो कभी काशी जाएं, so she relates her with the protagonist of the novel. Then is the narrator went to a wedding for a week. अब नरेटर जो है वो शादी में चली गई, तो इफेक्ट क्या हुआ उसका, उसकी वजह से क्या हुआ कि ग्रैंड मदर क्राइड एंड शी वाज नॉट एबल टू रीड द पार्ट ऑफ द स्टोरी, ओके, एंड शी फेल्ट हेल्पलेस, राइट? अब नेक्स्ट करेंगे इफेक्ट में, द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल। अब वो स्कूल क्यों नहीं गई, अब इसका कॉज क्या हो सकता है, बिकॉज उन्होंने बताया था, उन्होंने अपनी स्टोरी में बताया था कि जब
वो छोटी थी तो उस टाइम पर लड़कियों के लिए इतना पढ़ने लिखने का सिस्टम नहीं था, इतना जरूरी नहीं माना जाता था कि अगर आपके घर में कोई लड़की है तो वो पढ़ जाए। तो इसके लिए इसका कॉज ये रहेगा कि वो कभी स्कूल इसलिए नहीं गई क्योंकि उस टाइम पर लड़कियों का पढ़ना लिखना इतना जरूरी नहीं माना जाता था। एंड द नेक्स्ट इज द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल। अब ग्रैंड मदर को बहुत रिग्रेट था कि वो स्कूल नहीं गई, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसके इफेक्ट में उन्होंने क्या किया, इसके इफेक्ट में उन्होंने इंश्योर किया, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उनका कोई भी चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन इलिटरेट ना रह जाए। उन्होंने अपने सारे बच्चों को पढ़ाया और सारे ग्रैंड चिल्ड्रन को भी पढ़ाया, जिससे कि उनको कभी लाइफ में इस बात का रिग्रेट ना रह जाए जो कि ग्रैंड मदर को था कि वो कभी पढ़ नहीं पाए। ओके, तो इसके आंसर्स यहाँ पर है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। पहला इफेक्ट था द मॉर्निंग पेपर्स अराइव लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन वुड कम वन डे लेट बिकॉज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड। अब नेक्स्ट है द ग्रैंड मदर क्रिस्टक्का नेवर वेंट टू स्कूल। वो कभी स्कूल नहीं गई थी, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि शी कुड नॉट रीड एंड हैड टू डिपेंड ऑन द नरेटर टू रीड द स्टोरी टू हर। अगर वो स्कूल नहीं गई, उन्होंने कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा, तो वो रीड नहीं कर सकती थी एंड शी यूज्ड टू डिपेंड ऑन हर ग्रैंड डॉटर फॉर द स्टोरी। नेक्स्ट इज शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड डिस्कस इट विद हर फ्रेंड्स। वो बहुत इंटरेस्टेड थी स्टोरी में और अपने दोस्तों के साथ जाकर उसको शेयर करती थी। क्यों? क्योंकि द ग्रैंड मदर लिसन केयरफुली टू द स्टोरी एवरी वीक। क्योंकि अगर हम किसी स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनते हैं या फिर डेली सुनते हैं तो हमें उस स्टोरी में इंटरेस्ट आने लग जाता है एंड देन फिर हम आगे भी बताते हैं, राइट, कि ऐसा हुआ था, उसमें ऐसा हुआ था। नेक्स्ट इज द नरेटर वेंट टू अ वेडिंग फॉर अ वीक। नरेटर जो है वो एक हफ्ते के लिए वेडिंग में जाती हैं, तो उसके इफेक्ट में ग्रैंड मदर के साथ क्या होता है कि उनको बहुत हेल्पलेस फील होता है। ओके, शी फेल्ट हेल्पलेस, शी फेल्ट हेल्पलेस एंड अपसेट, और वो बहुत अपसेट हो जाती है बिकॉज शी कुड नॉट रीड द न्यू एपिसोड बाय हरसेल्फ। वो बहुत हेल्पलेस थी, वो बहुत दुखी थी, अपसेट थी। क्यों? क्योंकि जो उस वीक का एपिसोड आया स्टोरी का वो खुद से नहीं पढ़ पाई। ओके, नेक्स्ट इज इन दोज डेज पीपल नेवर कंसीडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। अब यहाँ पर था दिस वन कि जो ग्रैंड मदर है वो कभी भी स्कूल क्यों नहीं गई, तो इसका कॉज होगा क्योंकि उन दिनों में जो एजुकेशन था वो गर्ल्स के लिए इतना एसेंशियल या इतना जरूरी नहीं माना जाता था। नेक्स्ट इज द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल, कि ग्रैंड मदर को बहुत रिग्रेट था कि वो कभी स्कूल नहीं गई। ठीक है, तो इसके इफेक्ट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंश्योर किया, शी इंश्योर दैट हर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि अगर मैं नहीं पढ़ पाई सो इट्स ओके, बट मेरी फ्यूचर जनरेशन जो है यानी कि मेरे चिल्ड्रन और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, वेदर इट विल बी अ बॉय और अ गर्ल, वो पक्का पढ़ें और वो इलिटरेट ना रहें जस्ट लाइक हर, राइट। तो इसी के साथ क्वेश्चन फर्स्ट ओवर होता है। नेक्स्ट इज Do you think the narrator expected to see her grandmother in tears when she returned to the village? If yes, why? If no, why not? क्या आपको ये लगता है कि जब वो शादी से वापस आई, जब सुधा मूर्ति शादी में गई थी और जब वो शादी से वापस आई, तो क्या उनको ये एक्सपेक्टेड था कि उनकी ग्रैंडमदर टीयर्स में होंगी या फिर वो रो रही होंगी बैठ के? अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना भी तो क्यों? तो इसका आंसर देखेंगे नो, क्योंकि नरेटर तो एकदम छोटी बच्ची है, वो तो आराम से शादी में गई है, वो एंजॉय करके आई है, तो वो आएगी तो उसको लगेगा कि मैं दादी को जाके सब कुछ बताऊंगी, अपनी ग्रैंड मदर को जाके सब बताऊंगी। तो ऐसा उसको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि किसी भी पॉइंट पे उसकी ग्रैंड मदर रो सकती है, क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को कभी रोते हुए देखा ही नहीं। मतलब इवन द टफेस्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ उन्होंने हमेशा उनको उस प्रॉब्लम से डील करते हुए देखा है, कभी उनको रोते हुए नहीं देखा। तो यहाँ पर है नो, द नरेटर डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स बिकॉज शी हैड नेवर सीन हर क्राई, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी ग्रैंड मदर को रोते हुए नहीं देखा है। इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, अगर कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन भी आ जाती है, फिर भी उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को रोते हुए नहीं देखा। नेक्स्ट इज हाउ माइट द नरेटर हेल्प हर ग्रैंड मदर टू फुलफिल हर डिजायर टू लर्न टू रीड एंड राइट, कि कैसे जो ग्रैंड डॉटर है, जो सुधा मूर्ति है, नरेटर हैं, उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर की हेल्प किस तरीके से की होगी जिससे कि वो इंडिपेंडेंट बन जाएं और वो पढ़ना और लिखना सीख पाए। ओके, नेक्स्ट इसका आंसर रहेगा द नरेटर हेल्प्ड हर ग्रैंड मदर बाय टीचिंग हर हाउ टू रीड एंड राइट स्टार्टिंग विद द कन्नड़ अल्फाबेट एंड प्रैक्टिसिंग विद हर डेली। उन्होंने क्या किया, जो नरेटर थी, सुधा मूर्ति थी, उन्होंने जब ग्रैंड मदर ने उनसे कहा कि आप मुझे पढ़ना सिखाओ, तो एक 12-year-old गर्ल ने उनको पढ़ना सिखाया। उनको इवन की उनको अल्फाबेट कुछ भी नहीं आता था, ABC काइंड ऑफ, उनको कुछ भी नहीं आता था, तो सुधा मूर्ति ने उनको पूरा स्टार्टिंग से पढ़ना सिखाया और उन्होंने कन्नड़ा अल्फाबेट से उसकी स्टार्टिंग करी, जिससे कि वो अपने ड्रीम को, अपने डिजायर को, पढ़ने के डिजायर को पूरा कर सके। कौन? ग्रैंड मदर, राइट। तो यहीं पर हमारा खत्म होता है पहले के क्वेश्चन आंसर्स। अब स्टार्ट होगा पार्ट सेकंड।
अब यहाँ पर हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे कि वो रो रही थी। ओके, सुधा मूर्ति को कुछ समझ नहीं आता जब वो शादी से वापस आती हैं। अब यहाँ देखते हैं, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई माय 62-year-old ग्रैंडमदर वाज टेलिंग मी अ 12-year-old द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट। अब क्या होता है, ये लोग टेरेस पे जाते हैं दोनों, ठीक है। अब वो उसको स्टोरी सुनाती हैं अपनी कि मेरी मदर की डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई थी, मेरे फादर ने दूसरी शादी कर ली, दैट इज वाई मेरे पे कोई ध्यान नहीं दे पाया, और उस टाइम पर गर्ल्स एजुकेशन को इतना प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, इसीलिए मैं पढ़ नहीं पाई और मैं इलिटरेट रह गई। अब वो सुधा मूर्ति उस टाइम पर थी तो बच्ची ना, 12-year-old गर्ल थी, तो इतना इंटरेस्ट नहीं आता है शायद बच्चों को ये सब स्टोरी सुनने में। तो उनको लग रहा था कि पता नहीं क्यों ही जो उनकी 62-year-old ग्रैंड मदर है वो एक 12 साल की बच्ची को आधी रात को उनकी लाइफ की स्टोरी सुना रही है। ओके, लेकिन सुधा मूर्ति इतना जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दादी से अपने बहुत प्यार करती है, तो इसलिए उन्होंने पेशेंटली उनको सुना, ठीक है, अपने पेशेंस के साथ उनको सुना, उनकी बातों को सुना और समझने की कोशिश करी। ओके, बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीजन व्हाई शी वाज टॉकिंग टू मी। पहले तो उनको बहुत अजीब लगा कि मतलब मुझे स्टोरी क्यों ही सुनाई जा रही है उनके बचपन की, मुझे मेरा क्या लेना देना इससे। लेकिन फिर उनको ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती हूँ, आई लव हर इमेंसली। ओके, सो ये मेरा फर्ज बनता है कि एटलीस्ट वो मुझसे कोई बात कर रही है तो मैं उसको सुनूं और समझ सकूं। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, और वो बहुत दुखी थी। ओके, और उनकी जो आईज थी वो टीयर से भरी हुई थी, वो रो रही थी कंटिन्यूअसली। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग। अब वो बच्ची है, उन्होंने कभी अपनी दादी को रोते हुए नहीं देखा। उनको हमेशा ये था कि बहुत गुड लुकिंग थी, बहुत अच्छी दिखने वाली थी उसकी दादी, और उन्होंने कभी उनको रोते हुए नहीं देखा, उन्होंने हमेशा उनको स्माइल करते हुए ही देखा था। Even today, I cannot forget the worried expression on her face. I leaned forward and held her head. Even today का क्या मतलब है कि जब वो ये वाली स्टोरी लिख रही है, यानी कि जो How I taught my grandmother to read जब लिख रही है, तब की बात बता रही है कि आज भी मैं उस बात को नहीं भूल पाई, यानी कि जब वो 12 साल की थी उस बात को नहीं भूल पाई कि उस टाइम पर जो ग्रैंड मदर का एक्सप्रेशन था, ठीक है, वो कितना ज्यादा वरीड था कि पता नहीं ऐसा क्या ही हो गया हो, तो वो उनके मन में बैठ गया है, सुधा मूर्ति के मन में। जब वो 12 साल की थी, जब उनकी ग्रैंड मदर रो रही थी, बहुत वरीड थी, तो वो वाला एक्सप्रेशन वो बड़ी होके भी नहीं भुला पाई हैं, राइट। और इसीलिए जब वो इस तरीके से सैड है, ठीक है, उनकी तरफ देखती हैं तो वो उनका हाथ पकड़ती हैं। कौन? सुधा मूर्ति ग्रैंड मदर का हाथ पकड़ती है और उनकी तरफ लीन करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अव्वा, डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। ओके, अब वो बताते हैं, वो बोलते हैं कि अब अव्वा का क्या मतलब होता है, मतलब माँ। कन्नड़ा लैंग्वेज में अव्वा का मतलब होता है माँ। तो वो बोलते हैं कि अव्वा आप प्लीज रोइए मत, आप मुझे बताइए कि मैटर क्या है और मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ। येस आई नीड योर हेल्प, यू नो व्हेन यू वर अवे करमवीरा केम एज यूजुअल। वो बोलते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हें पता है जब तुम शादी में गई थी, मतलब जब सुधा मूर्ति शादी में गई थी, तब जो करमवीर मैगजीन थी वो यूजुअली आई, जैसे हफ्ते में एक बार आती है। आई ओपन द मैगजीन, मैंने मैगजीन ओपन करी। I saw the picture that accompanies the story of काशी यात्री and I could not understand anything that was written. जब भी नॉवल वगैरह आते हैं तो उसके साथ जो जैसे इमेज होती है और साथ में लिखा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन गिवन है आपको और साथ में लिखा हुआ है, तो सिमिलरली ऐसा ही वहां पर भी होता है मैगजीन्स में। तो वो बोल रहे हैं, ग्रैंड मदर बोलती हैं, कृष्णक्का बोलती हैं कि जब तुम शादी में गई हुई थी तब करमवीर अपने टाइम से आया, वीकली मैगजीन अपने टाइम से आई। मैंने वीकली मैगजीन को ओपन किया और जब मैंने उसको ओपन किया तो मेरे को वहां पर लिखा हुआ एक भी वर्ड समझ नहीं आया। मैंने जस्ट वहां पर इमेजेस देख पाई और फिर से उसको बंद कर दिया। मेनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन। अब उन्होंने क्या किया, जैसे जब हमें कभी वो देख रही है कंटिन्यूअसली, उस इमेज को देख रही है, लेकिन इमेज देखने से तो समझ में नहीं आएगी ना स्टोरी के आगे क्या लिखा है, राइट। तो अब वो बोलती है कि बहुत बार मैंने जब पेजेस ओपन किए और उसमें इमेजेस थी, तो जब मैंने अपने हाथों को उन पेजेस पे फिराया तब मुझे ऐसा लगा कि काश मेरे हाथ ही समझ जाते कि इस पे क्या लिखा है, क्योंकि मैं तो समझ नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता है। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ पेजेस के ऊपर हाथ फहराने से ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी जो स्टोरी लिखी है वहां पर वो मुझे समझ में आ जाए। If only I was educated enough, I waited eagerly for you to return. ठीक है, और वो पॉसिबल तभी होता अगर मैं उस बुक को खोलती, और उसको पढ़ना पॉसिबल तभी होता जब मैं उतनी एजुकेटेड होती। इसीलिए मैं तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार करने लगी कि तुम कब वापस आओ और मुझे ये स्टोरी पढ़ के सुनाओ, क्योंकि वो स्टोरी के लिए ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि एपिसोड बाय एपिसोड वो पढ़ रही थी, उसको सुन रही थी, तो उनको लगता था कि अब जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड आए और मुझे आगे की स्टोरी पता लग जाए।
आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी। और मुझे ऐसा लगा, मतलब दादी बोल रही हैं कि मुझे ऐसा लगा कि तुम शादी से जल्दी आ जाओगे 2-3 दिनों में और मेरे लिए इसको नॉवल को रीड कर दोगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। और इवन कि उन्होंने ये तक सोचा कि जिस शादी में सुधा मूर्ति गई थी कि मैं उस विलेज में चली जाऊं नॉवल को लेके और तुमसे कहूं कि मुझे वो पढ़ के सुना दो। आगे, आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरेस्ड टू डू सो। अब वो कहती है कि उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने विलेज में से, क्यों ना मैं अपने विलेज में से किसी को कहूं कि ये स्टोरी मुझे पढ़ के सुना दीजिए, लेकिन वो ऐसा करने में एम्बेरेस फील कर रही थी। क्योंकि देखो, अगर आपको कोई आके कहे, अगर कोई आपको विलेज में कोई भी XYZ पर्सन आके कहे कि मुझे पढ़ के सुना दो, वो भी एक पूरा नॉवल, उसका एक पूरा पार्ट, तो जाहिर सी बात है सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई पढ़ दे। और अगर कोई पढ़ भी देता, लेकिन फिर भी ग्रैंड मदर को खुद को एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि मैं किसी को जाके कैसे कह सकती हूँ कि मुझे स्टोरी का एक पार्ट पढ़ के सुना दो, बिकॉज आई एम अनेबल टू रीड, राइट। अब क्या हुआ, आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। उनको बहुत डिपेंडेंट फील हुआ और बहुत हेल्पलेस फील हुआ। वो कहीं से भी कुछ भी अपनी हेल्प नहीं कर पा रही थी और उस स्टोरी को पढ़ने में कैपेबल नहीं थी। वी आर वेल ऑफ बट वट यूज इज मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। अभी पैसे वाइज तो अच्छे थे, जो ग्रैंड मदर थी वो, मतलब पैसे वाइज उनकी फैमिली अच्छी थी। तब उनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि इतना पैसा होने का भी क्या फायदा, अगर हम वेल ऑफ हैं, अगर हम अच्छे खासा पैसा है हमारे पास, तो इतना पैसा होने का क्या फायदा जब आप एक पेपर पे लिखी हुई चीज को पढ़ भी नहीं पा रहे हो, राइट। ऐसा पैसा होने का भी क्या फायदा। आई डिड नॉट नो वट टू आंसर। अब ये सब ग्रैंड मदर ने जब बोला तो सुधा मूर्ति को कोई जवाब नहीं आया। सुधा मूर्ति बस सोचती नहीं, उनको पता ही नहीं था कि अब इस बात का वो क्या आंसर करे अपनी ग्रैंड मदर को। Avva continued, I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. I will work very hard. I will keep Saraswati Puja day during Dasara as a deadline. अब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब ग्रैंड मदर ने उनको सब कुछ बताया कि मैंने ऐसे हेल्पलेस फील किया, डिपेंडेंट फील किया, ठीक है, मेरे कोई हेल्प करने वाला नहीं था, मुझे, मैं रीड करने के कैपेबल नहीं थी, तब तक तो वो चुप रही, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद फिर ग्रैंड मदर फिर से कंटिन्यू करती हैं कि अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं तुमसे कन्नड़ अल्फाबेट सीखूंगी। ओके, मैं कल से कन्नड़ अल्फाबेट सीख रही हूँ और मैं बहुत मेहनत करूंगी, जितना हो सके मैं उतनी मेहनत करूंगी। और मैं डेडलाइन बनाती हूँ दशहरा के दिन को, यानी कि कुछ मंथ्स बाद दशहरा होगा, कि मैं दशहरा के दिन को डेडलाइन बनाती हूँ कि उस दिन तक मैं पढ़ना अच्छे से सीख जाऊंगी और उस दिन हम अपने घर पे एक सरस्वती पूजा रखेंगे, जिसका मतलब होगा कि मैंने पढ़ना अच्छे से सीख लिया है। That day I should be able to read a novel on my own. I want to be independent. अब ये ग्रैंड मदर का फाइनल डिसीजन था कि दशहरे तक, यानी कि जिस दिन सरस्वती पूजा है, तब तक मैं नॉवल पढ़ना सीख जाऊंगी और ये मेरा फाइनल डिसीजन है और मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। नेक्स्ट, आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर। अब क्या होता है, अब उन्होंने बहुत ही डिटरमाइंड होके बोला, बहुत ही मतलब ऐसे जोश से बोला कि अब तो मैं करके दिखाऊंगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं पढ़ना सीखूंगी। लेकिन अब ये वाली चीज एक 12 साल के बच्चे के लिए थोड़ी ह्यूमरस थी कि 62 ईयर ओल्ड की लेडी, एक्चुअल में एक ओल्ड एज औरत, किस तरीके से जो स्टार्टिंग का ABC पढ़ना सीख सकती है। ठीक है, वो छोटी है अभी, उनको इतनी समझ नहीं है कि ये बात शायद ग्रैंड मदर को बुरी लग सकती है, बट फिर भी येट शी लाफ्ड। ओके, Avva, at this age of 62, you want to learn the alphabet. All your hair is grey, your hands are wrinkled, and you wear spectacles. वो बोलती है, अव्वा, आप इस 62 ईयर ओल्ड एज पर आप मतलब कन्नड़ अल्फाबेट सीखना चाहते हो, आप पढ़ना सीखना चाहते हो, राइट। आपके सारे बाल ग्रे हो गए हैं, आपके सारे हैंड्स रिंकल्ड हैं और आप स्पेक्टिकल्स पहनती हो। सो हाउ कैन यू, मतलब आप कैसे सीख सकती हो इतनी एज में। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन। उसके बाद वो बोलती है, और आप किचन में बहुत सारा काम करती हो, तो आप पहले तो बताओ आप टाइम कहाँ से निकालोगे। अगर आपको सीखना है तो एटलीस्ट यू शुड स्टडी 2 to 3 आवर्स अ डे, है ना। तो आप तो सारा दिन किचन में बिजी रहती हो, ओके, तो आप उसके लिए टाइम कैसे निकालोगे। तो वो हंस जाती हैं और ऐसा कहती हैं सुधा मूर्ति। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल्ड। अब वो अब बता रही हैं कि उस टाइम पर उन्होंने, जब वो 12 साल की थी, तो चाइल्डिशली उन्होंने उनका मजाक बना दिया, लेकिन वो जो ग्रैंड मदर है उन्होंने सिर्फ स्माइल किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा बाद में, फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। कि अगर आप किसी अच्छी चीज के लिए डिटरमाइंड हो, डिटरमाइंड का मतलब होता है फोकस्ड होना, यानी कि किसी एक चीज को पाने की इच्छा रखना और उस चीज को पाने में फिर लग जाना कि अब तो ये होगा ही होगा, कैसे नहीं होगा हम भी देखते हैं। मतलब इतनी मेहनत करना उस चीज को करने के लिए कि वो फाइनली आपको हो जाए, फोकस्ड रहना, राइट।
तो वो बोलते हैं ग्रैंड मदर कि अगर आप किसी अच्छी चीज के लिए, गुड कॉज के लिए डिटरमाइंड हो, तो आप रास्ते में आने वाले किसी भी ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब हर्डल्स, ऑब्स्टेकल मतलब परेशानियां, तो आप रास्ते में आने वाली किसी भी परेशानियों को रोककर आगे निकल सकते हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। वो कहते हैं कि माना कि मेरी एज है, ठीक है, लेकिन बच्चे ज्यादा जल्दी कैच कर लेते हैं, उनकी कैचिंग पावर अच्छी होती है, माना कि मेरी एज है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा वर्क करूंगी, हार्डर वर्क करूंगी, ठीक है, और ऐसा वर्क मतलब कभी किसी ने इतना हार्ड वर्क किया नहीं होगा, लेकिन मैं करूंगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, और वो ये भी कहती हैं कि लर्निंग के लिए कोई भी एज बार नहीं है, यानी कि कोई भी पर्सन किसी भी एज पर कुछ भी सीख सकते हैं। Next day, the next day onwards, I started my tuition. Avva was a wonderful student. The amount of homework she did was amazing. अब सुधा मूर्ति कहती हैं कि अगले दिन से ही मैंने अपनी ट्यूशन को स्टार्ट कर दिया। जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, अव्वा जो थी वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, और वो जितना होमवर्क उनको देती थी बकायदा जो ग्रैंड मदर हैं वो उसको पूरा भी करती थी, ठीक है। तो उसके हिसाब से, सुधा मूर्ति के हिसाब से, जो अव्वा है वो बहुत अमेजिंग स्टूडेंट है और वो बहुत अच्छे से अपने होमवर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। वो क्या करती थी, वो रीड करती थी, ठीक है, जो भी उसको, जो भी सुधा मूर्ति पढ़ा रही हैं तो उसको रीड करती थी, उसको बार बार रिपीट करती थी, उसको लिखती थी और बार बार अपना लिखा हुआ पढ़ती थी, ठीक है। तो शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। ओके, सुधा मूर्ति जो थी वो ग्रैंड मदर की पहली टीचर थी, ठीक है, और ग्रैंड मदर सिर्फ उनकी अकेली स्टूडेंट थी, इसके अलावा और वो किसी को नहीं पढ़ा रही थी। लिटिल डिड आई नो दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच 100 ऑफ स्टूडेंट। और उनको शायद उस टाइम पर नहीं पता था कि वो बड़ी होकर एक कंप्यूटर साइंस की टीचर बन जाएंगी और वो 100 ऑफ स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाएंगी। The Dasara festival came as usual. Secretly, I bought Kashi Yatri, which had been published as a novel by that time. अब क्या होता है कि दशहरा वाला दिन आ गया, मतलब उन्होंने खूब मेहनत करी, उन्होंने खूब अच्छे से उनको पढ़ना सिखाया। अब फाइनली दशहरा डे के, जिसके दिन उन्होंने डेडलाइन रखी थी कि वो अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे। अब जो सुधा मूर्ति है वो क्या करती है, वो काशी यात्री का एक नॉवल खरीद के लाती है। मतलब जो काशी यात्री पहले मैगजीन के रूप में आ रहा था, क्या बोलते हैं उसको, एपिसोड बाय एपिसोड आ रहा था, वो अब एक नॉवल के तौर पे आ गया था, यानी कि एक बुक के तौर पे पूरा काशी यात्री नॉवल आ चुका था। तो उन्होंने क्या किया, सुधा मूर्ति ने एक काशी यात्री नॉवल मार्केट से खरीदा। ओके, माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। अब पूजा रखवाई उन्होंने, सरस्वती पूजा रखवाई घर पर। अब जो उनकी ग्रैंड मदर हैं वो उनको बुलाती हैं अपने पास, और पूजा, जहां पर पूजा हो रहा है, जहां पर हवन हो रहा है, उसके पास एक स्टूल रखा है, और उनको वहां पर बुलाती हैं और कहते हैं कि यहाँ पर बैठ जाओ। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, और उन्होंने कुछ फ्रॉक काइंड ऑफ अपने गुरु को गिफ्ट किया, यानी कि ग्रैंड मदर ने सुधा मूर्ति को एक फ्रॉक गिफ्ट करी। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल। फिर उन्होंने कुछ ऐसा अनयूजुअल किया, अनयूजुअल मतलब जो आम तौर पे आपको देखने को नहीं मिलता, कुछ डिफरेंट, ठीक है। अब ऐसा क्या किया उन्होंने, शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट। और तो ग्रैंड मदर जो है वो डाउन बेंट होती हैं, ठीक है, और सुधा मूर्ति के पैर छूती है, यानी कि एक ग्रैंड मदर अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर छू रही है, 12 साल की ग्रैंड डॉटर के। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक। अब जैसे ही उन्होंने पैर छुए तो वो बिल्कुल सरप्राइज हो गई और एकदम टेकन अबैक हो गई, यानी कि एकदम शॉक में आ गई कि ये क्या कर रहे हो आप। ओके, एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। तो वो बोलते हैं कि अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, कभी भी बड़े जो एल्डर्स हैं वो कभी भी यंगर्स के फीट को टच नहीं करते हैं। ओके, और हम जब भी फीट टच करते हैं या तो गॉड के करते हैं, अपने एल्डर्स के करते हैं, या फिर अपने टीचर के करते हैं। वी कंसीडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, और हम इसको रिस्पेक्ट मानते हैं, यानी कि गॉड के पैर छूना, अपने से एल्डर्स के पैर छूना या अपने टीचर के पैर छूना, हम इसको रिस्पेक्ट मानते हैं। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड, इट वाज नॉट करेक्ट। वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा ट्रेडिशन था शुरू से, लेकिन आज इसका उल्टा हो रहा है। आज पता नहीं क्यों एक एल्डर जो है वो एक यंगस्टर के पैर छू रहा है, और आज ऐसा बिल्कुल रिवर्स हो गया है। तो ये सही नहीं है, ऐसा फील होता है सुधा मूर्ति को, राइट। अब नेक्स्ट, शी सैड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। तो वो बोलते कि इस टाइम आप मेरी ग्रैंड डॉटर नहीं हो, इस टाइम आप मेरे टीचर हो, और जब मैं आपके पैर छू रही हूँ तो मैं आपके पैर एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट छू रही हूँ, एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टच कर रही हूँ फीट को, क्योंकि हमारे में ये रिवाज है, हमारे में ये ट्रेडिशन है कि टीचर्स या एल्डर्स के जो पैर हैं उनको टच किया जाता है।
teacher who taught me a teacher who taught me so well with so much of affection that I can read any novel confidently. फिर वो बाद में बोलती हैं अव्वा कि उस टीचर के मैं पैर छू रही हूँ जिन्होंने मेरे को इतने अच्छे से पढ़ाया, ओके, इतने अफेक्शन यानी कि प्यार, इतने प्यार के साथ पढ़ाया कि मैं कोई भी नॉवल को कॉन्फिडेंटली रीड कर सकती हूँ, वो भी इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि कुछ ही महीनों में मैं इतने अच्छे से किसी नॉवल को रीड कर सकती हूँ. नाउ आई एम इंडिपेंडेंट. अब वह बोलते हैं कि अब मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ और मैं खुद से नॉवल को पढ़ सकती हूँ. राइट. इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर. ओके, वो बोलती हैं कि ये मेरी ड्यूटी है कि जो भी मेरे टीचर हैं, क्योंकि उनकी एक इकलौती टीचर सुधा मूर्ति रही, क्योंकि बचपन से तो वो कभी स्कूल गई नहीं, उन्होंने कभी टीचर को देखा नहीं, तो वो कह रही है कि मेरी एक ही टीचर हो, वो तुम हो, और मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने टीचर को मार्क ऑफ रेस्पेक्ट की तरह उनके फीट टच करूं. Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age? फिर वो उनसे पूछती हैं सुधा मूर्ति से कि क्या हमारे स्क्रिप्चर्स में ये नहीं लिखा है कि चाहे टीचर किसी भी जेंडर का हो, चाहे टीचर किसी भी एज का हो, उसको इक्वल रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, उनको बराबर की रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. Next, I did return her namaskar to her by touching her feet and gave my gift to my first student. फिर उसके बाद सुधा मूर्ति इस बात को समझती हैं, फिर वो अपनी ग्रैंड मदर को, अव्वा को बदले में नमस्कार बोलती हैं और उनके भी पैर छू लेती हैं और उनको गिफ्ट देती हैं, जो कि क्या था, वो काशी यात्री नॉवल जो लेकर आई थी अपनी ग्रैंड मदर के लिए. She opened it and read immediately that the title Kashi Yatri by Triveni and the publisher's name. I knew then that my student had passed with flying color. अब जैसे ही वो नॉवल ग्रैंडमदर के हाथ में आया तो ऊपर जो टाइटल लिखा था और जो नीचे पब्लिशर का नाम था और राइटर थी त्रिवेणी, वो उन्होंने फटाफट पढ़ लिया. यानी कि जैसे ही ग्रैंडमदर के हाथ में नॉवल आता है वो फटाफट रीड कर लेती हैं, द काशी यात्री बाय त्रिवेणी, और नीचे पब्लिशर का नाम. ठीक है. अब जैसे ही उन्होंने वो नॉवल आते ही रीड कर लिया तुरंत से, तो सुधा मूर्ति समझ गई कि फाइनली जो मेरी स्टूडेंट है वो बहुत ही फ्लाइंग कलर से पास हो गई है, यानी कि उनको अच्छे से पढ़ना आ गया है. एंड दिस इज द स्टोरी बाय सुधा मूर्ति. आई होप ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी. इसमें बेसिकली हमें क्या बताया है, एक तो ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर के बीच अपना अफेक्शन बताया है, पहली चीज. ओके. दूसरी चीज कि इसमें एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बताया है कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है ना, एंड स्टिल इफ यू आर नॉट एबल कि व्हाट इज एबल टू रीड एट व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर, देन इट इज ऑफ नो यूज. मतलब मनी तो है लेकिन एक इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है जब तक आपको पढ़ना नहीं आता है. और तीसरी चीज कि जो काशी यात्री स्टोरी में था कि हम अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी को इंपॉर्टेंस देकर उनको ज्यादा खुश रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब हमने पढ़ा कि ओल्ड लेडी को जब काशी जाना था तो उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स एक ऑर्फन गर्ल को दी जिसकी मैरिज उनको काशी जाने से ज्यादा जरूरी लगती है. राइट. तो इसका मतलब है कि हमें, अगर हमारी खुशी छोटी है और हमारे सामने वाले की खुशी बड़ी है, तो हम उसको सेक्रीफाइस करके उसको लाइफ टाइम के लिए वो वाली खुशी दे सकते हैं. राइट. एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. हम दूसरों को खुशी दे सकते हैं, हम अपनी छोटी छोटी चीजों को सेक्रीफाइसेस कर सकते हैं जिससे कि अगला पर्सन खुश हो जाए. ओके. तो अब इसमें आगे क्या आएगा, इसमें कुछ एक्सरसाइजेस हैं, ये देखते हैं. ये ट्रू फॉल्स है. राइट. अब इसमें आपको बताना है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा. फर्स्ट वन इज द ग्रैंडमदर वांटेड टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट टू गेन इंडिपेंडेंस. ग्रैंडमदर जो कन्नड़ अल्फाबेट यानी कि पढ़ना सीखना चाहती थी, वो इसलिए चाहती थी कि ताकि उनको इंडिपेंडेंस मिल जाए. सो इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू कि उनको इंडिपेंडेंस चाहिए थी. वो बहुत सफोकेटेड फील करती थी, वो बहुत हेल्पलेस फील करती थी. ठीक है. इसीलिए The grandmother asked someone in the village to read Kashi Yatri to her while the narrator was away. जब नरेटर उनसे दूर गई, जब नरेटर शादी में गई थी, तो क्या ग्रैंड मदर ने अपने विलेज में से किसी को कहा था कि मेरे लिए काशी यात्री नॉवल पढ़ लो? नो, बिकॉज शी फेल्ट एम्बेरेस्ड, कि उनको बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वो किसी को नहीं कह पाई कि मेरे लिए ये वाला नॉवल तुम रीड कर दो. तो इसमें फॉल्स आएगा. नेक्स्ट इज द नरेटर वॉज द ग्रैंड मदर्स फर्स्ट टीचर एंड टॉट हर हाउ टू रीड कन्नड़. कि जो नरेटर थी वो ग्रैंड मदर की फर्स्ट टीचर थी और उन्होंने उनको कन्नड़ पढ़ना सिखाया. यस, सो इट इज ट्रू. द ग्रैंड मदर बिलीव दैट देयर वाज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग. ग्रैंड मदर हमेशा ये बिलीव करती थी कि लर्निंग की कोई भी एज लिमिट नहीं होती है. तो ये भी ट्रू हो जाएगा. The grandmother touched the narrator feet as a mark of respect for her as a teacher. ग्रैंडमदर ने जब अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर छुए तो वो एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट था उसके टीचर के लिए, उनके टीचर के लिए, क्योंकि उन्होंने उनको पढ़ना सिखाया था. तो ये भी हमारा ट्रू रहेगा. And the last one is the narrator was disappointed with the progress her grandmother made in learning to read. जब उन्होंने पढ़ने में प्रोग्रेस किया, यानी कि जब सुधा मूर्ति ने उनको पढ़ाना स्टार्ट किया और जब उन्होंने अच्छे से पढ़ा, तो क्या सुधा मूर्ति उनसे डिसअपॉइंटेड थी? नो.
वो बहुत खुश थी, उनको बहुत खुशी थी इस बात की कि उन्होंने फाइनली दशहरे वाले दिन एक नॉवल का नाम रीड कर पाई, राइटर का नाम रीड कर पाई और पब्लिशर का नाम भी रीड कर पाई। तो उनको ये फील हुआ कि मेरी जो स्टूडेंट है वो बहुत ही फ्लाइंग कलर से यानी कि बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गई है। तो इसमें फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट इज रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। अब ये एक्सट्रैक्ट आपको स्टोरी में से ही गिवन है, पहले हम इसको रीड करते हैं, देन इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस है उनको आंसर करेंगे। पहला है व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज आई सॉ माई, ये वो वाली कहानी है जब वो वहां गई थी विलेज में और जब वो वहां से वापस आती हैं तो वो क्या देखती हैं कि जो ग्रैंड मदर है वो रो रही हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई even in the most difficult situations. What had happened? I was worried. Okay. What had happened? I was worried. Avva, is everything all right? Are you okay? I used to call her Avva, which means mother in the Kannada spoken in North Karnataka. She nodded but did not reply. I did not understand and forget about it. In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. It was a summer night and there was a full moon. Avva came and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. ठीक है, अब क्या होता है कि जब वो वापस आती है तो वो दादी उनकी रो रही होती है। अब उनको ये फील होता है कि मैंने दादी को कभी भी रोते हुए नहीं देखा, तो ये आज ऐसे क्यों रो रही हैं, वो बहुत टेंस्ड हो जाती हैं। उसके बाद वो उनसे पूछती हैं, ठीक है, कि अव्वा इज एवरीथिंग ऑल राइट, और अव्वा का मतलब होता है माँ इन कन्नड़ लैंग्वेज। ओके, फिर उसके बाद जो दादी हैं वो सिर्फ नॉड करती हैं लेकिन कोई भी जवाब उनको नहीं देती हैं। उसके बाद वो भूल जाती हैं उस बारे में। फिर वो लोग रात को टेरेस पे जाते हैं। ओके, देयर वाज अ फुल मून, वहां पर फुल मून होता है और वो उनके पास बैठ जाती हैं और उनके जो अफेक्शनेट हैंड्स हैं, उनके जो प्यार भरे हाथ हैं, वो उनको टच करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, द फ्रेज नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन टेल्स अस दैट द ग्रैंड मदर वॉज, मतलब उन्होंने क्या कहा कि मैंने कभी भी अपनी ग्रैंड मदर को बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी रोते हुए नहीं देखा। तो इससे क्या पता लगता है कि ग्रैंड मदर कैसी थी, स्ट्रॉन्ग विल्ड थी, अंडरस्टैंडिंग थी, कंसीडरेट थी या बोल्ड थी। हम इसमें कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग विल्ड, कि उनकी विल बहुत अच्छी थी कि उन्होंने कभी भी अपनी ग्रैंड मदर को रोते हुए नहीं देखा, मतलब ग्रैंड मदर कभी नहीं रोई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, यहाँ पर दो ब्रैकेट गिवन है, इनमें से कोई एक आंसर करेक्ट रहने वाला है। ग्रैंड मदर डिड नॉट रिप्लाई व्हेन द नरेटर आस्क्ड इफ शी वाज ऑलराइट बिकॉज शी माइट हैव बीन टू डैश इमोशनल और टायर्ड टू रिस्पॉन्ड। जब ग्रैंड मदर ने पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके क्या रीजन हो सकता है? क्या वो बहुत इमोशनल थी या वो बहुत टायर्ड थी? ऑब्वियस सी बात है कि बहुत इमोशनल थी, दैट इज व्हाई शी वाज नॉट एबल टू रिप्लाई एट दैट टाइम। Next, identify the clue from the extract that indicate a rural setting with traditional custom। यानी कि जो हमने भी एक्सट्रैक्ट को रीड किया उसमें से आपको कोई ऐसा पॉइंट बताना है जिससे पता चलता है कि जो जहां पर वो रह रहे हैं वो एक रूरल सेटिंग है, वो एक गांव की सेटिंग है और वहां पर ट्रेडिशनल कस्टम्स को फॉलो किया जाता है। ओके, यहाँ पर बताएंगे कि डिस्क्रिप्शन किसका दे रखा था, जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा है जस्ट उसी का बताना है हमें, कि ओपन टेरेस है where the family slept on a summer night under the full moon, reflecting a simple village lifestyle and traditional customs। अब विलेजेस में हम देखें बात करें तो इतना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की फैसिलिटी भी नहीं होती है, तो ज्यादातर वहां के लोग क्या करते हैं, अपनी ओपन टेरेस में चले जाते हैं और वहां पर जाकर पूरी फैमिली सो जाते हैं। तो ये जो सेटिंग थी ये एक तरह से रूरल सेटिंग थी कि जो दोनों ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर है वो रात को टेरेस पे जाते हैं और वहां पर जाकर सो जाते हैं। तो इससे पता लगता है कि यस वो एक रूरल जगह से बिलोंग करते हैं। Which lines of the extract establish a tender atmosphere? ठीक है, टेंडर एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि बहुत ही एक तो इमोशनल प्लस लवेबल। ठीक है, तो वो होता है टेंडर एटमॉस्फेयर। कि टेंडर एटमॉस्फेयर कब बिल्ट हुआ? जब अव्वा उनके पास बैठी और उनको बहुत उनके अफेक्शनेट हाथ ने, उनके अफेक्शनेट प्यार भरे हाथों ने जब नरेटर को टच किया, फॉरहेड को टच किया, शोइंग द लव एंड वार्मथ बिटवीन देम, जिससे क्या पता लगता है कि उन दोनों के बीच में बहुत प्यार है और बहुत वार्मथ है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट एम्फेसाइज्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एक्सट्रैक्ट में नहीं बताया गया है, जिसके बारे में एक्सट्रैक्ट में बात नहीं हो रही है। इट इज जस्ट अबाउट एक्सट्रैक्ट नॉट द चैप्टर, ये ध्यान रखिएगा। ओके,
द इमोशनल टर्मोइल ऑफ द ग्रैंडमदर। अब ग्रैंडमदर इमोशनल तो थी इस चैप्टर, इस एक्सट्रैक्ट में। नेक्स्ट इज द अफेक्शनेट बॉन्ड, अफेक्शनेट बॉन्ड भी शो हो रहा था। नेक्स्ट इज द ग्रैंडमदर्स रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन। इस पैराग्राफ में, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में अभी ग्रैंडमदर ने रिग्रेट बताना शुरू नहीं किया है, ठीक है। वो जस्ट अभी रो रही हैं और टेरेस पर बैठी हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो सैड क्यों है तो वो नॉड कर देती हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि जो उनका रिग्रेट है वो नेक्स्ट पैरा में आने वाला है। अभी उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर से कुछ भी डिस्कस नहीं किया है अबाउट हर एजुकेशन। चलिए अब नेक्स्ट आ गया, I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. I will work very hard. I will keep Saraswati Puja day during Dussehra as the deadline. That day I should be able to read a novel on my own. I want to be independent. ये सब कब है? लास्ट की बात है, जब वो बोलते हैं कि मैं सीखूंगी, मैं बिल्कुल अच्छे से सीखूंगी, मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगी। ओके, और सरस्वती पूजा का दिन रखा जाएगा दशहरा वाले दिन, और उस दिन हमारी डेडलाइन होगी कि मैं उस दिन अच्छे से पढ़ना सीख जाऊंगी। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस। अब उनके फेस पर डिटर्मिनेशन तो बहुत थी, लेकिन फिर भी वो 12 साल की बच्ची हैं, वो समझ नहीं पाई, तो वो हंस जाती हैं और उनसे क्या कहती हैं कि अव्वा आप इस एज पर, मतलब 62 की एज पर आप पढ़ना सीखोगी, आपके हेयर सारे ग्रे हैं, आपके हैंड सारे रिंकल्ड हैं, और आप स्पेक्टिकल्स पहनती हो, और आप किचन में इतना काम करती हो, आप आखिर पढ़ना कैसे सीखोगी? ओके, चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल्ड। और वो बचपने में अपनी दादी का मजाक उड़ा देती हैं, लेकिन दादी बदले में कुछ नहीं कहती उनको, वो जस्ट स्माइल करके क्या कहती हैं, फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। वो कहती है कि अगर आप किसी अच्छे काम के लिए डिटरमाइंड हो, फोकस्ड हो, तो रास्ते में आने वाली किसी भी परेशानी को आप टैकल कर सकते हो, राइट। I will work harder than anybody but I will do it for learning. There is no age bar. Okay, वो बोलते हैं कि चाहे मुझे किसी से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़े, मैं सबसे ज्यादा मेहनत करने को तैयार हूँ। ओके, और लर्निंग के लिए कभी भी कोई एज बार नहीं होती, कभी भी कोई एज लिमिट नहीं होती। वंस यू स्टार्ट लर्निंग इट नेवर एंड्स, एंड एट व्हाट एज यू स्टार्ट लर्निंग इट डजंट मैटर। ठीक है, जब आप चाहो तब आप सीख सकते हो। ओके, अब इसके क्वेश्चंस हैं। What does the grandmother's statement I want to be independent reveal about her character? जब उन्होंने ये बोला कि मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, तो इससे उनके कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है? कि वो पढ़ना चाहती हैं, वो सेल्फ सफिशिएंसी को डिजायर कर रही हैं। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है कि हम अपने आप में बहुत हैं, मतलब जितने हम हैं, जितना हमारे पास है, और हम सब कुछ खुद मैनेज कर सकते हैं, ये ऐसे होते हैं सेल्फ सफिशिएंट पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट इज शी वांट्स टू प्रूव हर इंटेलिजेंस टू अदर्स, या फिर शी फील प्रेशर्ड बाय सोसाइटी टू लर्न। तो लास्ट में से तो कुछ भी नहीं था कि ना तो वो किसी को दिखाने के लिए पढ़ रही थी, और ना ही उनसे किसी ने कहा था जबरदस्ती सोसाइटी ने कि तुम्हें पढ़ना ही है। तो लास्ट के दो ऑप्शन तो कैंसिल कर दो। अब ऊपर से देखेंगे कि वो लिटरेट तो बनना ही चाहती थी, साथ ही वो सेल्फ सफिशिएंट को क्रेव करती थी, यानी कि वो सेल्फ सफिशिएंसी को क्रेव कर रही है, उनके पास सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है, वो हेल्पलेस महसूस करती हैं, वो एम्बैरेस्ड फील करती हैं। सो दैट इज व्हाई आवर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट है fill in the blank with appropriate option. The grandmother's determination shows that learning has no age limit और gender bias या cultural barriers. ऑप्शन तीनों सही है, लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से कौन सा ऑप्शन मोस्ट सुटेबल बैठेगा, जो कि है एज लिमिट, कि लर्निंग की कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, राइट। चलिए, complete the following with a suitable reason. The narrator laughs at her grandmother's decision to learn the alphabet at the age of 62 because narrator जो है उनके 62 एज पर लर्निंग के डिसीजन को लाफ करती है, डिसीजन पर लाफ करती हैं। तो ऐसा क्यों करती हैं? बिकॉज शी थॉट इट वॉज अनयूजुअल फॉर एन एल्डरली पर्सन विद ग्रे हेयर एंड रिंकल्ड हैंड्स टू स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू विद सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेशली एट दिस एज। वो बोलती हैं कि ऐसा हो सकता है, वो इसीलिए हंसी हूं क्योंकि 62 की एज पर एक बहुत ओल्ड एज इंसान को, जिसके बाल सारे ग्रे हो चुके हैं, जिसके हैंड्स बिल्कुल रिंकल्ड हैं, जिसके पास दुनिया भर का काम होता है, ओके, वो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, तो उनके लिए शायद पढ़ना बहुत ही टफ टास्क हो जाएगा। दैट इज व्हाई शी फाइंड इट अनयूजुअल, उनको ये थोड़ा अजीब लगा, ओके, इसलिए वो हंसी। नेक्स्ट इज लिस्ट एनी टू क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द ग्रैंडमदर। अब यहाँ पर ग्रैंडमदर की वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज है, लेकिन कोई भी दो क्वालिटीज बतानी है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, डिटरमाइंड थी, उनके अंदर बहुत सारा डिटर्मिनेशन था, राइट। और सेकंड होता है परसिवरेंस। सेकंड, परसिवरेंस का क्या मतलब है कि दृढ़ता, यानी कि जो हमने ठान लिया वो हम करके रहेंगे। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है फोकस, कि कोई भी काम कर रहे हो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर उस पर फोकस करो। और परसिवियरेंस का मतलब होता है कि जो ठान लिया मतलब वो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। तो ये हो गई उनकी टू क्वालिटीज।
हाउ कैन वी से दैट द नरेटर इज मेकिंग assumptions अबाउट हर ग्रैंडमदर? हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो नरेटर हैं वो अपनी ग्रैंडमदर के बारे में assumptions बना रही है, यानी कि ऐसे ही फालतू में सोच रही हैं या आइडिया लगा रही हैं? क्योंकि जब उन्होंने ये कहा कि मैं पढ़ना सीखना चाहती हूँ तो वो हंसी, क्योंकि उनको ये लगा कि शायद 62 ईयर की एज पर कोई भी पढ़ लिख नहीं सकता या फिर उनके लिए सीखना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसीलिए उनको ये लगता है कि जो नरेटर हैं उन्होंने उनके ऊपर एजम्पशंस बनाए कि जो ग्रैंड मदर है वो शायद ऐसे ही बोल रही हैं और वो ऐसा सब कुछ नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई शी लाफ्ड। ओके, सो हियर इज आवर चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जुड़िए रहेगा हमारे साथ। अब आएगा इसका नेक्स्ट चैप्टर, राइट? बहुत जल्दी आएगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।